नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में। हमारे कई सारे दोस्तों की विशेष डिमांड आ रही थी कि इग्नू में जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एमए के, उनके लिए भी वीडियोस बनाई जाएं। ऑल्दो हमारे चैनल के ऊपर पहले से ही वीडियोस अवेलेबल है उनकी, लेकिन दोस्तों ने इतनी बार रिक्वेस्ट की तो मैंने सोचा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई जाए। और ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए गए आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने वो वीडियो भी देख लीजिए पूरा, और ये वीडियो भी देख लीजिए। अगर दो वीडियो देख लेने के बाद मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस का ये जो पेपर हम पढ़ाएंगे वो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको और कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। उतने क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए तो मान के चलिए कि पॉलिटिकल थ्योरी का आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो MPS 001 पढ़ने वाले हैं। MPS 001 इसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी हिंदी वाले विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो क्या है इस सब्जेक्ट में, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगी। असाइनमेंट कब आ रहा है, एग्जाम कब हो रहा है, हॉल टिकट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, कब नए फॉर्म निकलेंगे। और कोई और आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाके हमें फॉलो कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं MPS पॉलिटिकल थ्योरी। देखो सबसे पहले तो सवाल जो होता है वो पैदा होता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो मतलब सब्जेक्ट क्या है। पहला आपसे क्वेश्चन हमेशा जब आप एग्जाम देने बैठोगे, आप मेरी बात को याद रख लेना कि पहला क्वेश्चन आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी क्या है या पॉलिटिकल साइंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी पिछले 2 बार से एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा बोलते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, या फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस, यानी कि परंपरागत जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है। तो हम दोनों बातों को समझेंगे, क्या है, कैसे है और कैसे काम करती है। सबसे पहले समझिए पॉलिटिकल साइंस। पहले पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट नहीं था। इसको सब्जेक्ट बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जिनको जाता है उनका नाम है अरस्तु। इसीलिए अरस्तु, जिन्हें हम इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हैंड राइटिंग में मत जाना भाई, ठीक है, और थोड़ी तो खराब है ही। चलो, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं ये। और राजनीतिक विज्ञान के पिता क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को ही बनाया। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट तो बन गया, चलो प्रॉब्लम यहां पर ये आई कि भाई पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे क्या। अब यहीं पे देखो पॉलिटिकल थ्योरीज बननी शुरू होंगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या हुआ, अलग अलग थ्योरीज बनने लग गई। विषय लेकिन क्या चूज किया जाएगा इसके ऊपर सवाल था भाई कि क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल साइंस में। आपने सब्जेक्ट तो अलग बना दिया, लेकिन इसे पॉलिटिकल भी बनाना है, इसे साइंस में भी बनाना है, तो फिर काफी टफ काम था पूरा का पूरा ये। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के जो होते हैं वो आप समझिए कि 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, एक होती है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, इसे हम कहते हैं परंपरागत। ये परंपरागत राजनैतिक सिद्धांत है। परंपरागत राजनैतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है, नाम समझ में आ रहा है, परंपरागत यानी कि क्लासिकल। जब ये नई नई साइंस निकल करके आई थी तब लोग जिस तरह की थ्योरीज पे काम किया करते थे उसको कहते हैं हम क्या, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर होता क्या था एक्चुअली, देखिए इसके अंदर सबसे शुरू में ना लोग कहते थे पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब आपको स्टेट को पढ़ना है। आपको किसे पढ़ना है? आपको राज्य को पढ़ना है। लोग कहते थे, मतलब पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी ये मानती थी कि राज्य का जो अध्ययन है, क्या है, राज्य का अध्ययन,
राज्य का अध्ययन जो है वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, समझ लीजिए। अब एग्जाम में जब आप पॉलिटिकल साइंस के किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको कंटेंट के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपसे पूछा गया तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी तो पता ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट विचारक, ठीक है, या उनकी कोई इंपॉर्टेंट बुक पता है आपको, इंपॉर्टेंट कोटेशंस पता है अगर आपको, तो समझ लीजिए आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। जैसे राज्य का अध्ययन करने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जिनमें मैं एक का नाम लिख देता हूं, आप बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है, वो है गार्नर। गार्नर, और गार्नर का एक बड़ा फेमस कोटेशन उन्होंने कहा था, राज्य का राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत दोनों ही राज्य से होता है, ठीक है। यानी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट एंड एंड ऑन द स्टेट। एक तरीके से कहते हैं बस आपने स्टेट को अगर पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली। तो ये परंपरागत लोग थे कि भाई स्टेट समझ लो, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली। धीरे धीरे जमाना अपडेट हुआ, इसमें और मॉडिफिकेशन आते गए, बदलाव आता गया, और बाद में क्लासिकल थिंकर्स ने कहा नहीं, सिर्फ राज्य से काम नहीं चलेगा, सरकार का जो अध्ययन होता है, क्या कहा गया, सरकार का अध्ययन, यानी कि यू हैव टू स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट। आपको सिर्फ स्टेट नहीं पढ़ लेना, आप जब तक गवर्नमेंट को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है। तो हमको किस पे ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है सरकार के ऊपर। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं अपने सीले, ठीक है, सीले या फिर लीकॉक, नाम याद रखना, लीकॉक और सीले, ये दो नाम रिलेटेड हैं किससे, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी से, ठीक है। उसके बाद आती है बात तीसरी जो है, फिर धीरे धीरे मामला और अपडेट हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा एक से काम नहीं चलेगा, आपको राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो आता है पॉल जेनेट का, नाम मैं आपको बताते चल रहा हूं, पॉल जेनेट। पॉल जेनेट एक वैज्ञानिक थे, क्लासिकल थिंकर थे, जिन्होंने बताया था कि नहीं, हमको स्टेट को भी पढ़ना पड़ेगा, हमको गवर्नमेंट को भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर और अपडेट हुआ तो क्लासिकल थिंकर्स ने क्या कहा कि भाई नहीं, अब हमको राज्य, सरकार और व्यक्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पर्सन को भी जानना पड़ेगा जो उस स्टेट के अंदर रहता है। तीनों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। मतलब पॉलिटिकल साइंस अब देखो धीरे धीरे ब्रॉड होती चली जा रही है ना। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बना, सबसे पहले स्टेट के बारे में स्टडी हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के बारे में स्टडी होने लग गया, उसके बाद स्टेट, गवर्नमेंट और पर्सन के बारे में स्टडी होने लग गया। और इसके लिए एक नाम आता है इसमें, लास्की, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है लास्की, हेरल्ड जे लास्की। 1925 में इन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसने बिल्कुल लगभग पॉलिटिक्स का सिनेरियो चेंज कर दिया था उसने, ठीक है। तो ये कुछ पुराने विचार हैं जो राज्य के ऊपर ध्यान देते हैं, केवल बात करते हैं कि हाँ राज्य को पढ़ लो और जो है आप सरकार को पढ़ लो, तो आपने समझ लो कि आपने पॉलिटिकल साइंस समझ ली, किसी भी जगह की पॉलिटिक्स को आपने समझ लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर्स पॉलिटिक्स में आने लग गए, ठीक है। तो अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर्स जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने पॉलिटिक्स की परिभाषाएं बदल दी, उसका वर्किंग एरिया बदल दिया, क्षेत्र बदल दिया, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई को ही बदल दिया एक तरीके से देखा जाए तो। अब जैसे जैसे अमेरिकन लोग यहाँ पर एंट्री करते गए तो उसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर एक नए तरीके का अध्ययन आ जाएगा। अब यहां पर आता है अपने पास मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है भाई, आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वहां से आ गए, ये भी आधुनिक वाले हैं, नए जमाने के आए हैं ये, ठीक है, नए जमाने वाले आए। तो जो नए जमाने के आए इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा भाई देखो बात ऐसी है कि हमको ना ये नहीं देखना कि स्टेट कैसा है। जैसे आपने एक तरीके से आपको इंग्लैंड, अब मतलब दोनों तरीके बताता हूँ, मान लो कि आपको इंग्लैंड के बारे में पढ़ाई करनी है, तो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स क्या कहते हैं कि आप ये देख लो भाई इंग्लैंड का सिस्टम कैसे है, वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और ये तरीके से काम वाम हो रहा है, सब सारा सिस्टम आपने समझ लिया, आपने पॉलिटिक्स समझ ली। लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं जानना है, हमको ये देखना है कि वहाँ पर जो
ह्यूमन है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर क्या करती है ये बल दे देती है। और वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अप्रोच कैसे करता है, ठीक है। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा अपना नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना, और स्पेशली वेस्ट बंगाल के आसपास आपको बाहुबली नेता बहुत दिखते होंगे, दबंग टाइप के, गुंडे बदमाश टाइप के, ऐसे जो होंगे, ऐसे नेताओं का वर्चस्व रहता है बेसिकली, बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा पावर से चल रही है, मसल पावर से चल रही है ना। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि भाई मनी पावर पे चल रही है, कि वहां बड़े अमीर लोग ही जीत रहे होते हैं इलेक्शन। तो हर तरह की, हर जगह की क्या होती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहां का एक अपना अपना। तो ये जो आधुनिक थिंकर थे इन लोगों ने यही कहा, इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले वी हैव टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी करना पड़ेगा, मानव स्वभाव का अध्ययन करना पड़ेगा, हमें अध्ययन करना पड़ेगा किसका, मानव के स्वभाव का। और ये करने वाले थे अपने चार्ल्स मेरियम तो नहीं कह सकते, लासवेल इसमें, आर्थर बेंटले इसमें बहुत बड़ा तगड़ा नाम है, ठीक है। तो ये दो चार नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा हमें शक्ति का अध्ययन करना पड़ेगा, इन्होंने क्या कहा, हमें शक्ति का अध्ययन करना पड़ेगा। लाइक आपको अगर पॉलिटिकल साइंस को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा पावर कहां पर है, जिस जगह पर पावर है आप उसे पढ़िए, आपको अपने आप पॉलिटिकल साइंस समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, एक कैटलिन ने कहा था ये, ठीक। उसके बाद निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग जो है कहां पर हो रही है, निर्णय निर्माण। हर्बर्ट साइमन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि आप ये देखो डिसीजन मेकिंग कहां से हो रही है, डिसीजन डिसाइड करने वाले कौन लोग हैं, तो जो डिसीजन को डिसाइड कर रहे हैं उनको स्टडी करो, आपको समझ में आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस क्या चल रही है यहाँ पर। समझ में आ गई बात। तो ये मॉडर्न अप्रोच आई, जिसने कहा कि नहीं, जो जो दिख रहा है वो उसका स्टडी मत करो, जो नहीं दिख रहा है एक्चुअली में उसका स्टडी करो, है ना। तो ये बेसिकली कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी को इलेबोरेट करके लिखना है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चंस एक मतलब लेक्चर ले रखा है मैंने, यूनिमार्क अभ्यास करके चैनल है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर इसके ऊपर एक सेपरेट पॉलिटिकल थ्योरी करके एक वीडियो होगा, पॉलिटिकल साइंस करके एक वीडियो होगा, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि हाँ डिटेल में चीज़ कैसे। अभी तो हमें कई सारे क्वेश्चंस करने हैं, यही एक वीडियो इसमें पूरी बुक कवर करनी है तो इतना समय नहीं रहता, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि क्लासिकल व्यू क्या है। क्लासिकल व्यू का मतलब ऊपर ऊपर से, सरकार कैसी है, सरकार कैसे चुनी जा रही है, संस्थाएं कौन सी हैं, राज्य कैसा है, व्यक्ति कैसा है, ऊपर ऊपर की बात करता है। लेकिन जब मॉडर्न थिंकर्स आए, अमेरिकन थिंकर्स आए पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने कहा नहीं, अंदर की बात पता लगाओ कि इंसान सोचता क्या है, इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, पावर कहाँ पर है, डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है, ठीक है। तो जिसके पास ये हो जाएगी तो मान के चलो कि उसी की चल रही है, ठीक है। इसमें दो चार बुक्स के नाम बता दो, कोई इंपॉर्टेंट बुक जो आप अपने एग्जाम में किसी ना किसी आंसर में यूज कर लेना, अगर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आता है तो, जो कि लास्ट 2 बार से आ रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये बुक का नाम है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये बुक जो है 1908 में आई, 1908 में आई है ये बुक, ये, और 1908 में इसको लिखने वाले का नाम है ग्राहम वालास। ग्राहम वालास इसके लेखक हैं। ऐसी आर्थर बेंटले की भी एक बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, चार्ल्स मेरियम की भी एक बुक है द एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू पॉलिटिक्स, उनका नाम है, 1925 में बुक आई थी, शिकागो में प्रोफेसर थे चार्ल्स मेरियम। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात हुई, ठीक है। अब प्रॉब्लम दूसरी आ गई, कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम ये आ गई कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपने नाम तो रख दिया पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बना तो आपने नाम तो रख दिया पॉलिटिकल साइंस, बट ये साइंस है भी कि नहीं साइंस है, तो इसके ऊपर डिबेट चल गई। तो पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस जो वो साइंस है या नहीं है, इसके ऊपर जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स है 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। 2 पार्ट में डिवाइड होके भाई कुछ लोगों ने तो कहा कि हाँ ये पॉलिटिकल साइंस है। ऐसे लोग कौन कौन से थे, इनमें आता है बोंदा आ गए, हॉब्स आ गए, मॉन्टेस्क्यू आ गए, ब्राइस आ गए, ब्लंट शली आ गए। ये 2-4 विचारक ऐसे आ गए जिन्होंने कहा कि नहीं पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, क्योंकि
इसमें एक वेल प्लान्ड स्टडी होती है। पहली बात तो आप इसके अंदर कोई रिजल्ट बता सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस में लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, पॉलिटिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। जैसे अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने कहा कि लाइक मैं करप्शन फ्री बनाऊंगा स्टेट को, मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी, तो एक एक्सपेरिमेंट था भाई, और वो काम कर गया, ठीक है, और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। ऐसे ही कोई और पॉलिटिकल पार्टी आई, कुछ और प्रॉमिस करेगी, तो एक्सपेरिमेंट ही कर रही है वो एक तरीके से। तो पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे साइंस कहा गया, विचारकों का मानना था। लेकिन बहुत सारे विचारक ऐसे आ गए जैसे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये साइंस वाइंस तो कभी हो ही नहीं सकती ये, क्योंकि साइंस के अंदर यूनिवर्सल फॉर्मूला चलता है ना। जैसे यूनिवर्सल फॉर्मूला चलता है, जैसे अगर आपसे कहूँ मैं न्यूटन के 3 लॉ बताइए, तो न्यूटन के 3 लॉ जो इंडिया में है वही अमेरिका में है, वही इंग्लैंड में है। न्यूटन के 3 लॉ तो ऐसे रहेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब अमेरिका में अलग हो सकता है, इंडिया में अलग हो सकता है, साउथ अफ्रीका में अलग हो सकता है, सऊदी अरबिया में अलग हो सकता है। एक वर्ड पॉलिटिकल साइंस का, उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, हर रीजन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल साइंस होती है उसके वर्ड, क्योंकि जैसे उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत जो होते हैं पूरी दुनिया में जैसे रहते हैं, इसीलिए कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है। राजनीतिक विज्ञान कोई असली विज्ञान नहीं है, खाली इसके नाम के पीछे विज्ञान लगा दिया। जैसे मैं आप 2-4 आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ। बकल एक वैज्ञानिक है, बकल, वो क्या कहते हैं कि इसे विज्ञान माना तो दूर, इसे विज्ञान मानना तो दूर, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ठीक है, किसने कहा? ये बकल ने कहा। मैट लैंड ने क्या कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान, मतलब जब मैं कोई क्वेश्चन पेपर देखता हूं और उसके ऊपर लिखा होता है पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर हंसी आने लग जाती है कि हाउ कैन अ पॉलिटिकल बी अ साइंस, राजनीतिक विज्ञान कभी विज्ञान हो ही नहीं सकता, तो आप कैसे कह रहे हो। तो इसके ऊपर भी डिबेट बनी और मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए, मानने वाले क्या बोलते हैं, नहीं मानने वाले क्या बोलते हैं, उनका तर्क क्या है पीछे पीछे, है ना। मानने वाले कहते हैं कि भाई रूल बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, भविष्यवाणी की जा सकती है। जो नहीं मानने वाले हैं वो कहते हैं नहीं, यूनिवर्सल रूल नहीं है, हर जगह का रूल अलग अलग है, एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। रिजल्ट जो है वो कंक्रीट नहीं है, सॉलिड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने जो बोल दिया ये काम होकर ही रहेगा, ठीक है। जैसे इलेक्शन हुआ, बहुत सारी कंपनियों ने एग्जिट पोल वगैरह कर दिया, बाद में फेल हो गया पूरा मामला, ठीक। तो ऐसा हो जाता है कई बार, तो आप फिक्स नहीं हो अपने रिजल्ट के ऊपर कि भाई पॉलिटिकल साइंस में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जो हमें समझना है जिस चीज को, वो है हमको समझना है स्टेट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट और सिविल सोसाइटी के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टेट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे स्टेट को। स्टेट यानी कि अपना राज्य। देखिए, राज्य एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस शुरुआत, क्योंकि मैंने आपको बताया जब पॉलिटिकल साइंस बनी थी तो पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत यहां से हुई थी। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले स्टेट की पढ़ाई की गई थी। गार्नर की थ्योरी मैंने आपको बताया था, गार्नर ने कहा था पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत दोनों ही राज्य से होता है। तो स्टेट होता क्या है, पहले ये सवाल समझना पड़ेगा। देखिए, स्टेट क्या होता है? 4 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले चीज चाहिए होती है उसके लिए भूमि, उसके बाद चीज चाहिए होती है जनसंख्या, उसके बाद चाहिए होती है सरकार, और उसके बाद चाहिए होती है संप्रभुता, ठीक है। तो यानी अगर कहीं पर लैंड है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सोवर्जिनिटी है, अगर ये 4 चीज हैं तो उसे, उस जगह को हम स्टेट कह सकते हैं। अगर कोई लैंड है, उस लैंड के ऊपर एक गवर्नमेंट है, कुछ पॉपुलेशन है, सवर्जिनिटी है, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। इन चारों चीजों से मिलकर क्या होता है? स्टेट बन जाता है, ठीक है। जैसे भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो भारत के ऊपर भारत जमीन भी थी, जनसंख्या भी थी, एक सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। संप्रभुता का मतलब होता है कि भाई आप अपने फैसले खुद ले सकते हो, किसी और के दबाव में आप फैसले नहीं लोगे। तो हमारे फैसले तो अंग्रेजी लेते थे सारे के सारे, तो इसलिए हम उस वक्त एक स्टेट नहीं थे, ठीक है। संप्रभुता जो होती है किसी भी राज्य की आत्मा होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संप्रभुता का होना, ठीक है। तो स्टेट जो है इन 4 चीजों से मिलकर बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो सबसे पहली बार राज्य जो शब्द है स्टेट सबसे पहली बार यूज किया था मैकियावेली ने। किसने यूज किया था? मैकियावेली ने यूज किया था। उनकी एक बुक थी प्रिंस,
प्रिंस, ये बुक का नाम है। इस बुक के अंदर उन्होंने पहली बार क्या किया था, राज्य वर्ड का यूज किया था और इसे क्या कहा था, प्रिंस। अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग नामों से बुलाया, जैसे कि लॉक और रूसो। इसे सिविल, राज्य को बोलते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सिविल सोसाइटी देखिए, एक होता है समाज और एक होता है राज्य, ठीक है। राज्य में समाज रहता है, ठीक है, राज्य में जो लोग रहते हैं वही लोग मिलकर क्या करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। राज्य के अंदर क्या रहता है, समाज रहता है। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ऐसे आते हैं जो क्या कहते हैं, जो कुछ लोग कहते हैं राज्य और समाज अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं राज्य और समाज एक ही है, जो समाज है वही राज्य है, ऐसा मानने को भी समझ में आता है। तो राज्य और समाज में क्या होता है, बहुत घनिष्ठ रिलेशन होता है आपस में, ठीक है। जैसे मैं 2-4 थिंकर्स की बातें बताता हूँ। मुसोलिनी, इटली के एक तानाशाह थे, उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत ही है और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। वो कहते थे स्टेट के अंदर ही सब समाज, जो स्टेट के अंदर है वही समाज है, जो स्टेट से बाहर चला गया वो समाज वमाज कुछ नहीं है। इसका मतलब सब बेकार की बातें है सारी की सारी, ठीक है। उसके अलावा आप देख लो कि जैसे कि बारकर क्या कहते हैं, राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी निश्चित प्रदेश में निवास करता हो जिसमें पारस्परिक प्रेम हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य और समाज आपस में काफी संबंधित होते हैं, संबंधित कह लो, क्योंकि राज्य जो कुछ करेगा, स्टेट जब कोई एक्शन लेता है तो सोसाइटी क्या करती है, उसका रिएक्शन देती है, रिफ्लेक्शन दिखता है उसके ऊपर, ठीक है। राज्य अगर अत्याचार करेगा तो समाज क्या करेगा, क्रांति कर देगा, ठीक है। राज्य अगर कल्याणकारी योजनाएं लाएगा, वेलफेयर सोसाइटी बनाने की कोशिश करेगा, तो स्टेट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है। ये होता है सिंपल। तो ये एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है इस पूरी चीज को, ठीक है। उसके बाद कुछ थ्योरीज आती हैं, जैसे कि मैं आपको थ्योरीज समझा देता हूँ कुछ जो एग्जाम में पूछी जा रही है। देखिए मैं वो बातें कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जिनको जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है अपने पास, जस्टिस। जस्टिस हिंदी में बोले तो न्याय, ठीक है। जस्टिस कहें तो न्याय, ठीक है। तो न्याय का मतलब क्या होता है, अब देखो न्याय का जो मतलब होता है वो तो मतलब होता है तो बहुत बड़ी चीज है। न्याय मतलब बहुत बड़ी चीज, और जितने वैज्ञानिक आए सब ने न्याय का अपना अपना अलग अलग मतलब निकाला। जैसे बहुत महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने न्याय के बारे में कहा कि भाई जितने लोग हैं दुनिया में, अगर सब अपना अपना जिस कैटेगरी में उनको रखा गया, अगर वो उस कैटेगरी का काम करते हैं तो वही न्याय है, ठीक है। एक और महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो लोग अपना कर्जा चुका देते हैं वो न्याय हो जाता है, उस समाज में न्याय रहेगा जो अपना कर्ज चुका देंगे। एक और वैज्ञानिक थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, उन्होंने कहा था जो झूठ नहीं बोलते होंगे तो समझ लो कि न्याय हो रहा है, बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है न्याय के ऊपर, मैंने वही 3 वीडियोस बना रखी हूँ ऑलरेडी। अगर आपके पास समय है तो आप जाके देख सकते हैं। यूनिमार्क अभ्यास, अभी आप ये वीडियो यूनिमार्क विद्यार्थी पे देख रहे हैं। यूनिमार्क अभ्यास हमारा एक चैनल है जिसके ऊपर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप उस वीडियो के चैनल के ऊपर जा सकते हो, और वहां पर आप न्याय के 3 वीडियोस बनाए हुए। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है रॉल्स का न्याय। रॉल्स का क्या पूछा जाएगा, न्याय। रॉल्स जस्टिस थ्योरी। रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या होता है, देखो डिटेल में आपको समझाता हूं मैं। सबसे पहले समझिए रॉल्स का न्याय आया क्यों। रॉल्स का जो न्याय आया वो 1970s के दौर में आया, जब 1970s का दौर था। अमेरिका के थे बेसिकली ये, कहाँ के थे, अमेरिका के। 1970s का जब आप अमेरिका याद करते हो तो जिनको थोड़ा सा भी इतिहास का ज्ञान होगा उनको पता होगा कि 1970s अमेरिका के लिए बिल्कुल तबाही वाला साल था। गोरे लोग काले लोग एक दूसरे को मार रहे थे, पीट रहे थे, काट रहे थे, सड़कों पे खून फैला हुआ था, दंगे मचे हुए थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था लाइक अमेरिका टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसी कंडीशन के अंदर जॉन रॉल्स क्या करते हैं, अपनी एक थ्योरी लेके आते हैं, जो कि थ्योरी क्या होती है, जस्टिस की। तो आपको पता है वहां तो वेस्ट में एक थ्योरी है, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट। तो रॉल्स भी थ्योरी लेकर के आया, उनका नाम उन्होंने जस्टिस दिया, उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस, उन्होंने, उनकी बुक का भी नाम यही है, याद रखना। जॉन रॉल्स की जो बुक है उसका नाम है द थ्योरी ऑफ जस्टिस।
ये बुक लिखी गई थी 1971 में। 1971 में बुक लिखी गई द थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, इस बुक के अंदर लिखा क्या गया और कैसे उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत दिया, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो, जॉन रॉल्स ने कहा समाज में क्या होता है, सबसे पहले अगर आप न्याय लाना चाहते हो, सबसे पहले अगर आप न्याय लाना चाहते हो तो आपको दो बातें करनी पड़ेगी। एक तो आपको करना पड़ेगा, इन्होंने कहा कि कंडीशन, सबसे पहले भाई कंडीशन की बात कर रहा है। इसने कहा कि सबसे पहले तो अज्ञानता का पर्दा होना चाहिए, एक अज्ञानता का पर्दा होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली, दूसरी कंडीशन इसने बोल दी कि मूल स्थिति में होने चाहिए लोग, अपने मूल स्थिति, ठीक है। इंग्लिश में बोल दे तो अज्ञानता के पर्दे को बोलते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। एक कंडीशन उन्होंने दी कि भाई वेल ऑफ इग्नोरेंस होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा मूल स्थिति, मूल स्थिति मतलब फंडामेंटल कंडीशंस। या अब दोनों समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। जॉन रॉल्स कहते हैं पहले तो पूरे समाज को ना मानना पड़ेगा कि भाई हम जो है, हमारे सामने का अज्ञानता का पर्दा आ गया, हर व्यक्ति को अज्ञानी बनना पड़ेगा, ठीक है। अज्ञानी बनना पड़ेगा यानी हर व्यक्ति अपने छल का, ये मेरा है, ये मुझे है, ये सब मुझे मिल जाना चाहिए, ये किसी को अपना फायदा नुकसान पता नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं अज्ञानता का पर्दा। और जो अज्ञानी होगा उसे कहाँ से पता होगा कि मेरा फायदा किसमें, मेरा नुकसान किसमें है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं पहले तो अपने को ये मन बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम लोग अज्ञानी हैं, एक अज्ञानता का पर्दा अपने आंखों पर डालना पड़ेगा, ठीक है। जब अज्ञानता का पर्दा हमारी आंखों के ऊपर डल जाएगा तब उसके बाद क्या करेंगे, एक पहली तब ये उनकी थ्योरी जो है, न्याय का सिद्धांत है, ये लागू हो सकता है समाज के ऊपर। दूसरा उन्होंने कहा मूल स्थिति में, हर व्यक्ति को अपने मूल स्थिति में चले जाना है। मूल स्थिति का मतलब क्या होता है कि जब दुनिया बनी ही नहीं थी, उसके पास कुछ पैसा नहीं था, रुपए नहीं थे, बिल्कुल अपने फंडामेंटल स्टेट में पहुंच गया जाकर के, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा, मान लेना होगा मैं उस कंडीशन में आ चुका हूं, मेरा कुछ नहीं है, जो मिलेगा वो स्टेट की तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, इंसान जीरो है, ना उसको पता है कि मेरा अच्छा और बुरा किसमें है। पहले ये दो बातें माननी पड़ेगी, तब जाके जॉन रॉल्स की थ्योरी जो काम करनी शुरू करती है। अब भाई जॉन रॉल्स की थ्योरी काम करनी शुरू कैसे करती है, फिर ये कहता है कि अब मैं कंडीशन समाज में क्या दूंगा, अब मैं रूल ऑफ जस्टिस, कंडीशन तो बता दी भाई ने, अब रूल ऑफ जस्टिस देखो। समाज में पहले हर व्यक्ति भूल गया कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है और अपना फायदा नुकसान भूल गया। अब जस्टिस का रूल क्या कहता है, इसने कहा कि भाई पहला नियम तो ये है कि सबको इक्वेलिटी दो, इक्वेलिटी यानी कि सबको समानता दो। पहले तो भाई जितने लोग हैं पहले सबको समान समझो, समानता, समान समान राइट इक्वल दे दिए सबको, ठीक है। उसके बाद अवसर की समानता दे देनी चाहिए, फिर दे दी इक्वल अपॉर्चुनिटी। पहले सोसाइटी में समानता ही मतलब कोई ब्लैक नहीं है, कोई व्हाइट नहीं है, कोई सुप्रीम नहीं है, कोई डिप्रेस्ड नहीं है, ये सब कुछ ऐसी क्लास हटा दी, सब इक्वल हो गए सोसाइटी में। अब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी, आप जो चाहो जैसा चाहो वैसा काम जाके आप कर सकते हो, ठीक है। अब जब इनको पता, जब अपॉर्चुनिटी दे दी इक्वल, देखो सब हर बंदा इक्वल है, ये नहीं है कि कोई बंदा मालिक हो, क्योंकि अमेरिका में यही तो था, ब्लैक लोगों को बिल्कुल वो स्लेव समझते थे, लाइक वहां पर कि ये स्लेव ही है बंदा, वी आर द ऑनर एंड ही इज द स्लेव। तो पहले जॉन रॉल्स ने कहा पहले इक्वल हो जाओ सबके सब, ठीक है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी सबको कि भाई सबको फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो जिसका मन कर रहा है वो काम करो। अब जब सब लोग एक काम करेंगे, जैसे इग्नू में इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इसका थोड़ी सबके नंबर बराबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो अगर सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई, सब काम करना शुरू कर देंगे, तो सबके परफॉर्मेंस एक जैसे नहीं, सब दुनिया एक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कुछ लोग आगे जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। तो जो लोग पीछे रह जाएंगे उनके साथ उनको सपोर्ट दिया जाए, यानी कि यहां पर ये बात करता है किसकी, रिजर्वेशन की, यानी कहता है कि फिर आरक्षण दिया जाए। समझ में आ गई बात। इसने कह दिया कि भाई पहले समाज में सबको इक्वल करो, फिर इक्वल चांस दो सबको, और फिर उसके बाद जो पीछे रह जाएंगे उनको आरक्षण दे ताकि वो आगे जा सके, ठीक है। तो ये जॉन रॉल्स की थ्योरी की पूरी कहानियां चलते हुए आती है इस तरीके से। जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी के बारे में कहते हैं कि भाई मेरा जो सिद्धांत है ये प्योर प्रोसीजरल है, नहीं
प्योर प्रोसीजरल यानी कि शुद्ध प्रक्रियात्मक को तो इन्होंने नकारा था। इन्होंने कहा था कि ये कंप्लीटली प्रोसीजरल है, ठीक है, यानी कि मैं निष्पक्ष प्रक्रिया भी अपना रहा हूँ और मैं योग्यता भी ला रहा हूँ। देखो इसने पहले तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी सबको, ताकि जो योग्य व्यक्ति है वो आगे जा सके, और फिर आरक्षण को भी सपोर्ट कर दिया इसने, ठीक है, ताकि जो पीछे कोई रह ही ना जाए। तो समाज पूरा का पूरा आगे जाएगा तो पूरे समाज के साथ न्याय होगा। एफी जॉन रॉल्स की थी, पूरी की पूरी थ्योरी थी। तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनकी बुराई भी करी, बोले क्या कहाँ से उठा के थ्योरी बना दी है। सबसे पहली बात तो अज्ञानता का पर्दा, इन्होंने कहा कि ये बेकार की थ्योरी है, ये कोई क्यों मान लेगा ऐसे कि मैं अपना अच्छा नहीं जानता, मैं बुरा नहीं। तो काल्पनिक चीज़ है, तो काल्पनिक चीज़ का तो कोई इलाज ही नहीं है भाई, ठीक है, काल्पनिक चीज़ का कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने कह दिया भाई इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब थ्योरी गलत प्रूव हो गई। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे तो इसने एक तरीके से एथनिक संघर्ष जो चल रहा था वहाँ पे, एथनिक स्ट्रगल जो गोरे और काले का चल रहा था, उस लड़ाई को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है इसका। उसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है अपना लिबर्टी। क्या है? लिबर्टी। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या, ठीक है। स्वतंत्रता दरअसल में एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी है जो कि रिलेटेड है सीधे सीधे किससे? लिबरलिज्म से रिलेटेड है। लिबर्टी रिलेटेड किससे? लिबरलिज्म से। यानी कि स्वतंत्रता किससे संबंधित है? आप कह सकते हो कि ये संबंधित है उदारवाद से। किससे संबंधित है? उदारवाद से संबंधित है। ये लिबरलिज्म से रिलेट करती है सीधे सीधे। और फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है? जॉन लॉक। नाम याद रखना है इस बात को, ठीक है। जॉन लॉक की दुनिया में उदारवाद लेके आया। उदारवाद क्या होता है? व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है, मतलब उदारवाद कहता है कि पर्सन के ऊपर ध्यान दो। तो लिबर्टी भी पर्सन के लिए ही आई थी। तो लिबर्टी बेसिकली ना दो तरह की लिबर्टी होती है एक्चुअली में, मैं आपको बता देता हूं। एक तो लिबर्टी होती है पॉजिटिव लिबर्टी, और एक होती है नेगेटिव लिबर्टी। एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। बहुत बार पूछते हैं पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूं भाई, सकारात्मक एंड दिस इज नकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है? देखो कम शब्दों में आपको समझाता हूं मैं। सकारात्मक का मतलब ये होता है कि भाई आपको करना क्या है? नो कंट्रोल ऑफ स्टेट, ठीक है। नो कंट्रोल ऑफ स्टेट। स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। राज्य किसी भी तरह का नागरिकों के ऊपर कोई बंधन नहीं लगाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्टेट रोल इज लाइक अ वॉचमैन। जैसे वॉचमैन का काम करेगा स्टेट केवल, कि भाई कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, बस इतना आपने रोल प्ले करना है और समाज में आपको बिजनेस करने नहीं उतरना है, ठीक है। और तीसरी बात ये, जहां तक कैपिटलिस्ट कंट्री यानी कि पूंजीवादी देशों के अंदर पाया जाता है। अब भाई सिंपल सी बात देखो, यानी कि जो नेगेटिव लिबर्टी वो कहती है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? वो कहती है भाई राज्य का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर। हाँ, व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये नहीं कि आप किसी के ऊपर टैक्स लगा दो, गरीब को आरक्षण देके अमीर बनाने लग जाओ, ये सब नेगेटिव लिबर्टी नहीं मानती, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी इससे अपोजिट है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है? पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि भाई ये वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये क्या कहती है कि भाई एक इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट होना चाहिए। इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट ये कहती है नहीं, ऐसा नहीं है कि राज्य सब कुछ खाली छोड़ सकता है। राज्य खाली नहीं छोड़ सकता। राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में कोई अगर पिछड़ गया है तो आप उसको सपोर्ट करो, ठीक है। तो ये दो तरह की थ्योरी चलती हैं, दोनों के अपने अपने थिंकर्स हैं। मैं नाम ले देता हूं दो चार थिंकर्स के, ताकि एग्जाम में आपको लिखने में जो है वो हेल्प हो जाए।
उनके कादे कादे स्टेटमेंट भी समझा देता हूँ। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, अरे बहुत खतरनाक बंदा था भाई ये, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर कहते थे कि भाई जो इंसान लंगड़े लूले होते हैं उनको तो उठा के पहाड़ पे नीचे फेंक देना चाहिए, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, ध्यान रखना, मैं कोई मेरे शब्द बिल्कुल भी नहीं है, बोलना पड़ता है आजकल, पता नहीं यूट्यूब पे किसकी भावनाएं कब आहत हो जाती हैं, कुछ पता थोड़ी चलता है, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर एक थिंकर थे, उन्होंने एक बुक लिखी मैन वर्सेस स्टेट। उस मैन वर्सेस स्टेट में उन्होंने कहा कि भाई जो अयोग्य व्यक्ति है उनको उठा के पहाड़ों से नीचे फेंक दो, और किसी काम का तो है नहीं क्योंकि ये, ठीक है। तो एक तरीके से नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहा है एक्चुअली में ये, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये नेगेटिव लिबर्टी मतलब ये कह रहा है कि भाई जब किसी काम के नहीं, राज्य के, तो इनका कोई काम ही नहीं एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक आते हैं अपने जॉन लॉक, जो कि मैंने बताया फादर ऑफ लिबरलिज्म भी हैं और नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। लॉर्ड एक्टन एक और विचारक हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्टन, ठीक है, बर्लिन, ठीक है। ये दो चार ऐसे ऐसे विचारक हैं जो टॉकविले, ठीक है। बर्लिन की तो एक बुक भी है कि टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बर्लिन की बुक का नाम है। मैन वर्सेस स्टेट मैंने आपको हर्बर्ट स्पेंसर की बुक बताई दी है। अब बहुत सारे थिंग, रॉबर्ट नॉजिक बहुत फेमस नाम है भाई, रॉबर्ट नॉजिक का नाम इसमें जरूर याद रखना। एक कुछ पॉलिटिकल थिंकर जो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, इसमें लास्की आ जाते हैं, ठीक है। लास्की के अलावा इसके अंदर आ जाएंगे जे.एस. मिल, जे.एस. मिल के अलावा इसके अंदर आ जाते हैं टी.एच. ग्रीन। तो आई थिंक तो आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी क्या फर्क है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बाद जो चीज फर्क पड़ता है वो अगला टॉपिक हमारा, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कई बार, ये टॉपिक यहीं पे क्लियर कर देता हूं मैं आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और वो है अपना इक्वेलिटी वर्सेस लिबर्टी, स्वतंत्रता बनाम समानता। बड़ा ही गंभीर प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर चिंता कथन मनन चलता रहता है। तो एक्चुअली में समानता और स्वतंत्रता को बहुत सारे वैज्ञानिक, स्पेशली जो नेगेटिव लिबर्टी वाले वैज्ञानिक हैं, ये सारे इसको खिलाफ मान के चलते हैं। इनका मानना क्या है, इनका मानना है कि अगर हम बहुत समानता करने गए ना, इक्वेलिटी करने गए, तो व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप होगा ही होगा, है ना भाई। एक स्टेट है, उसमें कोई अमीर व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, राज्य सोच रहा है कि गरीब व्यक्ति का भी भला हो जाए, तो वो अमीर आदमी पे टैक्स ले लेगा, ठीक है। तो अमीर व्यक्ति के जीवन पे हना, नहीं तो उसकी मेहनत का पैसा कमाया हुआ है उसने अपने ले करके गरीब आदमी को फ्री में दे दिया, ठीक है। तो ऐसा मैंने कई बार बोला, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब थ्योरी है ये, तो नेगेटिव लिबर्टी वालों की। तो इसलिए कहते हैं समानता पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको स्वतंत्रता पे ध्यान देना चाहिए, ताकि मनुष्य का पूरा विकास जो है स्वतंत्रता में हो पाता है। समानता पे तो आपने बर्डन डाल दिया उसके ऊपर, है ना। इंसान ये सोचने लग जाएगा भाई मैं क्यों कमाऊं जब देना ही मुझे दूसरों को ही है। तो इक्वालिटी और लिबर्टी में ये एक डिफरेंस आता है। लेकिन कुछ विचारक ऐसे भी जो कहते हैं नहीं, समानता के बिना स्वतंत्रता मिल ही नहीं सकती। उनका तर्क अपना ही है। उन कहते हैं भाई अगर समाज में समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कभी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। मान लो एक समाज में लोग अमीर भी बहुत, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो अमीर आदमी स्वतंत्र होकर रोड पे नहीं चल सकता, क्योंकि जो गरीब आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या करेगा, वो गुंडा बन जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा, ठीक है। तो जब वो गुंडा या आतंकवादी बन जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जान को खतरा रहेगा। पता लगा कोई अमीर आदमी जा रहा था, फिर लूट लिया उसको, ऐसा ही तो होता है। और कहाँ पर मतलब अपराधीकरण कैसे होता है समाज का, ऐसे ही होता है। समाज में खाई बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ लोग बहुत गरीब। अब गरीब के पास करने के लिए वो सोच रहा है कि मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है, शॉर्टकट उसको यही लगता है, भाई जाओ लूटो, काम करो अपना। तो स्वतंत्रता और समानता के बीच में आपस में डिबेट चलती रहती है। सारे जो मैंने विचार ऊपर देखो, लॉर्ड एक्टन, जो टॉकविले, दो विचारक तो ऐसे हैं जो बड़े घनघोर विरोधी हैं। टॉकविले कहते हैं कि अगर समानता अगर दरवाजे से आई तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर चली जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों एक जगह नहीं रह सकते। इनका कहने का भावार्थ जो है पूरा का पूरा ये रहता है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ठीक है।
इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है डेमोक्रेसी से, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किस चीज़ से, वो बनेगा डेमोक्रेसी से। तो डेमोक्रेसी का जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इस गर्मी में वीडियो बनाना भाई बहुत 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 मुश्किल काम है, हालत ख़राब हो जाती है। रात को 3 बजे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मतलब आप कह सकते हो सुबह भी हो रही होगी, लेकिन रात को 1 बजे से वीडियो बना रहा हूँ, 3 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, है ना। और दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 शेयर कर दो यार। चलो आगे, दुख भरी कहानी बहुत हो गई, पढ़ाई करते हैं अब उसके बाद आ जाती है कहानी। हमें जो सीखनी है वो हमें सीखनी है इम्पोर्टेंट। लिबर्टी आपको समझा दिया मैंने, जस्टिस आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। सिटीजनशिप के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। सिटीजनशिप का जो है वो एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिटीजनशिप एक कॉन्सेप्ट है, नाम बता रहा हूँ आपको ऐसे ही। तो सिटीजनशिप के बारे में आप पढ़ लेना कि नागरिकता का सिद्धांत क्या है, नागरिकता कहते किसे हैं, ठीक है। नागरिकता मतलब किसी भी स्थान के ऊपर निवास करने वाले जो नागरिक होते हैं उसे नागरिकता कह देंगे, ठीक है। अब नागरिकता किसको मिलनी चाहिए, एक ज़मीन पर रहने वाले जो लोग हैं सबको नागरिकता तो नहीं दी जा सकती ना, तो किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, इसको लेके अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स अलग अलग बातें सोचते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु कहता है कि भाई जो लोग पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह में या पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं उन्हीं को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह से कई सारी आलोचनाएं होती हैं, कई सारी तर्क आते हैं इसमें। तो आप नागरिकता को एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नागरिकता के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है संप्रभुता। इसे कहते हैं हम क्या, संप्रभुता, सोवर्जिनिटी। सोवर्जिनिटी यानी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, अपने निर्णय वो अपने खुद के विवेक से, जब कोई राज्य अपने स्वयं के निर्णय जो उसे प्रभावित कर सकते हैं उसके निर्णय अपने स्वयं के विवेक से लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं संप्रभुता। यानी कि जैसे भारत एक आज़ाद देश है, हमें अपनी कोई फ्री रखनी है अपनी फॉरेन पॉलिसी, तो हमारी अपनी मर्जी है। अमेरिका ने कहा इंडिया वालों से आप रशिया से तेल नहीं लोगे, इंडिया ने कहा जरूर लेंगे भाई, ठीक है, हमारी मर्जी, हमें अपनी कंट्री का प्रॉफिट देखना है। तुम्हारी दुश्मनी रशिया से है ना, तुम्हारे चक्कर में हमको दुश्मनी करें। तो ये होता है एक संप्रभु देश का सिंबल, निशान, या कह सकते हैं कि उसके क्या कह सकते हैं उसे, लक्षण जिसे कहते हैं, लक्षण होते हैं ये कि भाई एक देश संप्रभु है तो उसका जो मन कर रहा है अपने हित में फैसले ले रहा है। पाकिस्तान को देख लो, एक बार तेल लेने गए, हड़का दिया आगे से भाई, ठीक है। ईरान से तेल, पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है, ईरान से लोग तेल ले लिया करते थे। ईरान के ऊपर बैन लगा रखा है किसने, अमेरिका ने। तो पाकिस्तान वालों को अमेरिका ने पकड़ लिया भाई कि हमने जब मना कर रखा है, मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि भाई जब हमने तुमको मना किया कि तुम ईरान से नहीं लोगे तेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी लेने की। हम पाकिस्तान वाले भाई कहाँ पर अपने पैर और पकड़ लिए थे जाके, इनके जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जाकर के, जो बाइडन के और इससे पहले ट्रंप के भी। तो अब ये लोग क्या करते हैं, देखो पाकिस्तान नेशन बाय डिफॉल्ट एंड बाय प्रोफेशन है तो चोरों का नेशन ही। अब ये लोग ईरान से ब्लैक में तेल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कांड करते रहते हैं ये लोग, आगे कुछ और पीछे कुछ और, ये क्या करते हैं खुद ही नहीं पता लग पाता बेचारों को। संप्रभुता एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और सबसे फेमस जो इसमें पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। ऑस्टिन का सिद्धांत। तो ऑस्टिन का जो संप्रभुता का सिद्धांत है ये किसका समर्थन करते हैं, एक्चुअली में ऑस्टिन करते हैं संप्रभुता, निरंकुश संप्रभुता का। किसका समर्थन करते हैं, निरंकुश संप्रभुता का। कहते हैं कि भाई संप्रभुता ऐसी हो कि फुल कंट्रोल दे दो किसी को, फुल कंट्रोल, ठीक है। जैसे मैं इनको बताऊं कि इनके बारे में विचारक ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, ये रहा, ठीक है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत जो है वो कहता है कि
संप्रभुता का निवास एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में होता है जो सबको आदेश देता तो है लेकिन किसी के आदेश को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ऑस्टिन कहता है कि भाई संप्रभुता का सिद्धांत इसका कैसा है। पहली बात तो लिख देता हूं मैं यहां पर, अमर्यादित सिद्धांत है, कोई कंट्रोल नहीं है। कहता है भाई राजा के पास सुप्रीम पावर है, संप्रभु की जो आज्ञा है, आदेश है, समझ लो वही कानून है, जो उसने आज्ञा दे दी वो कानून बन गया, ऐसा इनका मानना है। और वो तो ऑर्डर दे सकता है ऊपर से, कोई राजा वाजा जो होगा, संप्रभु जो होगा, लेकिन हम ऑर्डर नहीं दे सकते नीचे से कि भाई साहब आप भी कुछ कर लो। उसने ये छोड़ी नहीं गुंजाइश भाई ने अपने, तो कंप्लीट निरंकुशशाही जनरेट कर देता है ये। ठीक है, ऑस्टिन का सिद्धांत जो है। इसका कई सारे और भी आते हैं, मर्यादित सिद्धांत के बारे में जॉन लॉक बात करते हैं, कंट्रोल के साथ ही वो राजा को पावर देते हैं। तो ऑस्टिन का थ्योरी का सिद्धांत आपको पढ़ना है, मतलब समझ ही गए होगे आप एक लाइन में कि ऑस्टिन के सिद्धांत की थ्योरी कहती है भाई ठीक है एक राजा होगा, लेकिन राजा का जो आदेश होगा वो कानून के बराबर होगा, राजा की कोई मर्यादा नहीं हो, जो चाहे वो आदेश दे सकता है, हम उसको पलट के आदेश नहीं दे सकते, पहली बात तो। ठीक है, ये सारी बातें किसने कही, ये सारी बातें कही ऑस्टिन ने। ठीक है, ऑस्टिन ने जब ये सारी बातें कह दी तो अब इसके बाद आती है बात उदारवाद, तो पढ़ा ही दिया है। इसके बाद हमारे पास मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 2-3 बार से बन रहे हैं। बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद इसे कहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, और अगर इसके अंदर लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म पूछा जाए, कई बार पूछते हैं लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब क्या होता है कि उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद। तो उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है, समझो इस बात को, कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब इसके विचारक, इसके सबसे फेमस विचारक जो हैं उनका नाम है विल किमलिखा। क्या नाम है उनका, विल किमलिखा। विल किमलिखा जो है वो बहुसंस्कृतिवाद या फिर कह सकते हो आपकी लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के सपोर्टर हैं, विल किमलिखा। अब विल किमलिखा क्या कहते हैं, विल किमलिखा क्या सपोर्ट करते हैं कि भाई हर देश के अंदर जो है वो बहुत सारी संस्कृतियों का मिश्रित फॉर्म में रहना जरूरी होता है। और लिबरल भी हैं, कहते हैं अगर कोई बाहर से भी आता है तो आने दो। ठीक है, कहते हैं और कुछ संस्कृति के लोग हैं बाहर से आते हैं, आप आने दीजिए, स्वागत कीजिए उनका। ऐसे समाज जो होता है वो बुद्धिजीवियों का होता है, भरा हरा भरा रहता है। कई संस्कृतियां जब आपस में आसपास आती हैं तो उनके बीच में क्या होते हैं, ब्रदरहुड संबंध बन जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। बाद में इसकी कुछ आलोचना भी कई बार एग्जाम में बोल देंगे कि भाई इनकी आलोचना करो। आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई आप यू हैव टू क्रिटिसाइज द लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, कि आपको उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो आप क्या करोगे, सारी बुराइयां लिखोगे। इसी पॉइंट का नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हो कि इससे क्या होता है, एक तो राज्य में अननेसेसरी हस्तक्षेप होता है, संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, निर्जातीयता संघर्ष बढ़ती है, समाज में जातिवाद धर्मवाद बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे अगर आप आज देखोगे तो इंग्लैंड में वो लोग दुखी हो गए इस बात से। ठीक है, पैलेस्टाइन का इश्यू लेकर के, पहले पैलेस्टाइन के ही लोग वहाँ पर शरणार्थी बन के आ गए स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए। अब वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, वहाँ बैठ के पैलेस्टाइन के लिए झंडा गाड़ के बैठ गए हैं। ठीक है, ये नहीं कुछ पढ़ाई लिखाई कर लूँ। तो ब्रिटेन वालों का हो गया मूड खराब इसी बात पे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जो जो करता हुआ प्रोटेस्ट मिले उसे बिठाओ प्लेन में, उसके दोबारा देश भेज दो कि भाई अपने देश में जाके एक काम करो, प्रोटेस्ट करो। ठीक है, तो ये जो है ये नुकसान है बहुसंस्कृतिवाद का। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको पूरी की पूरी। तो एग्जाम में बोले आलोचनात्मक मूल्यांकन करो तो यही सब कुछ बताना है। निर्जातीय संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, अस्थिरता आ जाती, जातिभेद आ जाता है, धार्मिक द्वेष की भावना आ जाती है। ठीक है, कोई अपने आप को ऊंचा और कोई अपने आप को नीचा समझने लग जाता है, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो इस वजह से नुकसानदायक है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट पूछ सकते हैं आपसे कि भाई हमको अधिकारों का सिद्धांत क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट,
अधिकार और अधिकारों का सिद्धांत क्या है। तो देखो भाई, अधिकार क्या होता है? अधिकार एक शब्द से जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं कर्तव्य। ठीक है, एक स्टेट है, एक राज्य है, हाथ से क्या बताऊं, इतनी बड़ी स्क्रीन दे रखी है, तो जैसे मान लो कि राज्य है और ये उसके क्या है, नागरिक हैं। तो राज्य क्या करेगा, अपने नागरिकों को देगा कुछ अधिकार, और उसके बदले में, अधिकार के बदले में नागरिक जो क्या करेंगे, राज्यों के प्रति अपने कुछ कर्तव्यों का पालन करेंगे। नागरिक की कुछ जिम्मेदारी होगी अपनी राज्य के प्रति, नागरिक उसका पालन करेगा और राज्य क्या करेगा, अधिकार देगा उसके बदले। अधिकारों को लेके कई सारे सिद्धांत हैं, अधिकारों के कई सारे ऐतिहासिक सिद्धांत हैं। ठीक है, कुछ कानूनी सिद्धांत हैं। ठीक, तो अधिकारों के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई सारे सिद्धांत होते हैं इसके। ठीक, तो आपको डिटेल में इस चीज़ को पढ़ लेना है, समझ लेना है अच्छे से। ठीक, तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में हमने आज बात की। ये बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाओ, आप PDF डाउनलोड कर लो। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, दोनों मीडियम वाले डाउनलोड कर सकते हो। उस पूरे को पढ़ लो, इस वीडियो को एक बार देख लो, इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, एक बार आप उसको भी जाकर देख लो, तो आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट क्लियर कर दिए जाएँ आपको ये, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इग्नू की सारी अपडेट और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक, UGC नेट की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा एक अलग चैनल है यूनिमार्क अभ्यास, वहाँ पर जाओ, सब्सक्राइब कर लो। उस पर शुरू होने वाली है, जैसे एग्जाम इग्नू के खत्म होंगे हम तुरंत उसके ऊपर प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, UGC नेट की दिसंबर में जो आने वाला एग्जाम है उसकी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।